हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आई होप आप हमारा पेप्टाइड चार्ज कैलकुलेशन वाला जो लेक्चर है वो देख करके आए होंगे, जिसमें मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि हाउ कैन यू कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन पेप्टाइड चैन। ठीक है ना, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। थोड़ा आगे चलते हैं, अब थोड़ा और देख लेते हैं कि पेप्टाइड की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। हमने बात करी थी डाई पेप्टाइड की, ट्राई पेप्टाइड की, ऑक्टा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। याद रखना, डाई पेप्टाइड में आपके 2 अमाइनो एसिड होते हैं जो ज्वाइन होते हैं 1 पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है ना, इसका जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका एस्पार्टेम। याद रखना, एस्पार्टेम जो होता है वो हमारा 200 टाइम्स स्वीटनर देन शुगर, और जो इसका स्वाद होता है, जो इसका टेस्ट होता है वो शुगर के जैसा ही होता है, जिसमें हमारी लो कैलोरीज पाई जाती हैं। ठीक है ना, इट इज़ ए कंपोज्ड ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एनालिन। इम्पोर्टेंट है, देखो मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद रखना है कि आपका एस्पार्टेम क्या का बना हुआ होता है, एस्पार्टिक एसिड प्लस फिनाइल एनालिन का। ठीक है ना, तो आपको एस्पार्टेट डाईपेप्टाइड का एक एग्जाम्पल है वो नहीं भूलना है। इसके बाद ट्राईपेप्टाइड आ जाता है। ट्राईपेप्टाइड में आपका एग्जाम्पल ग्लूटाथायोन आ जाता है। ट्राईपेप्टाइड मतलब 2 बॉन्ड होंगे और 3 पेप्टाइड होंगे। ट्राईपेप्टाइड में 2 बॉन्ड होंगे और 3 आपके ट्राईपेप्टाइड होंगे। ठीक है, ट्राईपेप्टाइड का एक एग्जाम्पल होता है आपका जिसको बोलते हैं ग्लूटाथायोन। इसको GSH के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम करता है कि एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि आपके शरीर में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनता है उसके लिए ये काम करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है तो वेट करो, सेल बायोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे मैक्रोफेज तब हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। ठीक है ना, ये कंपोज्ड होता है 3 अमाइनो एसिड से मिलकर के, जैसे मैंने आपको बताया था ECG, यानी कि एस्पार्टेट, साइटोसिन तथा ग्लाइसिन। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद ऑक्टा पेप्टाइड। ऑक्टा मतलब 8, यानी कि इसमें ऑक्टा मतलब 8 यानी कि इसमें 8 पेप्टाइड आने वाले हैं, तो 7 बॉन्ड आएंगे, यानी कि 7 पेप्टाइड बॉन्ड आएंगे। इसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है याद रखना, 2 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन, एक होता है आपका वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम ADH के नाम से भी जानते हैं। ADH की फुल फॉर्म होती है आपकी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये आपका किडनी के लिए स्पेसिफिक होता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बड़ी फ्रिक्वेंटली यूरिन की अर्ज होती है, यानी कि बार बार पेशाब आता है, तो उसमें क्या होता है ADH का लेवल आपका बढ़ा हुआ होता है। ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको मुझे बताना है कमेंट में कि ऑक्सीटोसिन किस काम में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का एग्जाम्पल इंसुलिन। याद रखना, और याद रखना इंसुलिन एक हार्मोन्स है। गेट में आपका पूछा जा चुका है कि बताइए कि इंसुलिन हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, या फिर आपके 2 और ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने। तो इंसुलिन आपका हार्मोन्स है, इस बात को मत भूलना। तो ये स्लाइड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक शब्द यहाँ का इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद करना। इसके बाद थोड़े देखो, वैसे तो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था पॉलीपेप्टाइड के बारे में, बट थोड़ा और पढ़ लेते हैं पॉलीपेप्टाइड के बारे में। ठीक है, तो देखो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि कोवेलेंट होता था, पढ़ लिया था हमने। पोलर होता था। पोलर भी क्यों होता था, क्योंकि एक तरफ हमारा NH3 ग्रुप पाया जा रहा है, एक तरफ हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जा रहा है, इसके कारण ये पोलर होता है। एंड्रोगोनिक, जब याद करो, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो 21 किलो जूल यानी कि 21 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो हमारा रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है ना, इसके बाद कंडेंसेशन होता है वहाँ पर, यानी कि आपका वाटर बाहर निकलता है, और जहाँ पर वाटर बाहर निकलता हो उसको हम डिहाइड्रेशन, जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो आप एक टर्म का यूज करते हो जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर का लॉस होना। तो वाटर के लॉस होने को डिहाइड्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएक्शन होता है, आप देखते होंगे जब वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो ऑक्सीजन जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है वो हाइड्रोजन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है।
ठीक है। याद रखना वाटर के फॉर्मेशन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। टॉर्जन एंगल हमने देखा था ओमेगा कहाँ पर बनना है, फाई कहाँ पर बनना है, साई कहाँ पर बनना है एंड काई कहाँ पर बनना है। तो चारों बॉन्ड आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था कि पार्सली डबल बॉन्ड होता है, जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ एन था, किस प्रकार से पार्सली डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण जो किसके कारण होता है वो रेजोनेंस प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिलोकलाइजेशन हो रहा था। एक रिजिड बॉन्ड है। रिजिड बॉन्ड क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड आपस में रोटेट नहीं हो सकता है इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से बॉन्ड को जब हम घुमाएंगे तो इस प्रकार से बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता, और एक प्लेन में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्लेनर। सो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 टाइप का पाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है आपका sp2। ये sp2 के नाम से आपका पूछ लिया जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्शन रोटेशन ड्यू टू डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है डबल बॉन्ड में भी, पार्शियल डबल बॉन्ड आपका पेप्टाइड बॉन्ड में होता है, ठीक है। इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन होता है। क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइजेशन, थोड़ा एक बार वो समझो, ठीक है। मान लो देखो आपने बेंजीन की कभी ना कभी स्ट्रक्चर तो बनाई होगी, ठीक है, ये आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर, और आपने देखा होगा डबल बॉन्ड इसमें बने हुए होते हैं, यानी कि आपका अगर एक को छोड़ दे तो डबल बॉन्ड बने हुए होते हैं। जब आपकी इस पर कोई भी लाइट की सोर्स पड़ती है, लाइट पड़ती है, कोई भी हम एनर्जी देते हैं, तो ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड जो है आपस में इस प्रकार से रोटेट। एक बॉन्ड मतलब देखो दोबारा समझो, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ आपका। ये आपका कोई भी बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपकी कोई भी बेंजीन रिंग है। एक बॉन्ड यहाँ पर बना देता हूँ, एक बॉन्ड यहाँ पर एंड दूसरा बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे इसमें एनर्जी पहुँचेगी तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड आपका यहाँ पर चला गया, ये वाला बॉन्ड जो है उठ कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है ये उठ करके यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही हम इसको कोई एनर्जी देंगे, यानी कि बॉन्ड का रोटेशन होता है, ठीक है। बॉन्ड आपस में रोटेट इस प्रकार से हो रहे हैं, तो इस बॉन्ड के रोटेशन को ही बोला गया है पाई इलेक्ट्रॉन रिलोकलाइजेशन। एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड होता है एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड होता है तो लेंथ भी जो दो ग्रुप होते हैं उनके बीच में कम होती है। मैंने आपको बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 119 नैनोमीटर के बीच में, यानी कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो 90 नैनोमीटर पर होता है। बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताई थी 1.32 एंगस्ट्रॉम की होती है, और सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन 1:1000 पर बताई थी मैंने नॉर्मल कंडीशन में। बट प्रोलीन में ये क्या था 1:4, यानी कि सिस और ट्रांस की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो 1:4 थी आपकी प्रोलीन के अंदर। तो आई होप गाइज ये कैरेक्टर आप याद रखना, ये सारे के सारे कैरेक्टर इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में कोई सा कैरेक्टर नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मैं अपने जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप जा कर के ज्वाइन कर लेना। इसके बाद क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका रेशो के ऊपर। आपको कोई भी एक कोवेलेंट मतलब जो भी है एक पेप्टाइड चैन दे दी जाएगी, और उसमें पूछ लिया जाएगा कि बताइए सिस और ट्रांस का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 1:4 है या फिर 1:1000 है, ठीक है। तो आप कैसा पता लगाओगे तो अब वो देख लो, ठीक है। तो देखो अगर हमारा कोई भी पेप्टाइड चैन हमारी, ठीक है, मान लो आपकी कोई सी भी पेप्टाइड चैन हो सकती है, ये आपकी पेप्टाइड चैन है, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ भी रखा था, ए है, टी है, सी है, जी है, ए आ जाता है फिर, ठीक है। तो ये आपकी पेप्टाइड बॉन्ड चली हुई आती है, ठीक है। बट ये कैसे जुड़े होते हैं आपस में, कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आपका CONH, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है।
तो इतना तो बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर देखो ये आपका एक CONH ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके बाद क्या है आपका G आ रहा है, ठीक है, इसके बाद आपका G आ रहा है। एक्चुअली ये मैंने ये जो आपके ये एग्जाम्पल है, ये जो आपके एग्जाम्पल है ये सब 1:1 के हैं, और ये जो आपके जितने भी ये वाले एग्जाम्पल हैं ये आपके 1:2, ठीक है। तो आप इस बात को मत भूलना। यानी कि देखो यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर पहचानो CONH यहाँ पर आ रहा है, ये कोवेलेंट है, CONH यहाँ पर है। यानी कि देखो अब आपके इसको राइट में G दिख रहा होगा, यानी कि प्रोलीन के एक्सेप्ट है। यहाँ पर प्रोलीन नहीं है ना, यहाँ पर भी ना इधर प्रोलीन है ना इधर प्रोलीन है। इसी तरह इस जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है ना इधर प्रोलीन है ना इधर प्रोलीन है। कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझो। देखो CONH था यहाँ पर, जस्ट बगल में प्रोलीन आ गया। जब आपके पेप्टाइड बॉन्ड के बगल में राइट या फिर लेफ्ट साइड में प्रोलीन आ जाए तब आपका रेशो 1:4 होने वाला है। बट अगर प्रोलीन के अलावा आपके कोई से भी 21 अमाइनो एसिड आ जाते हैं तब आपका रेशो 1:1000 होने वाला है। इन सबको दोबारा से समझो। CONH था, पेप्टाइड बॉन्ड था, उसके बगल में G आ गया तो इसका रेशो हमारा 1:2000 होने वाला है। CONH था, लेफ्ट चलेंगे तो हमारा A है, राइट चलेंगे तो हमारा L है, ठीक है ना। यानी कि प्रोलीन नहीं आ रहा तो इसका रेशो हमारा 1:1000 ही होने वाला है। जबकि अगर आप इधर आओगे तो देखो ये इसमें समझो CONH के हम जब लेफ्ट साइड में चले तो यहाँ पर हमें P चमक रहा है, यानी कि प्रोलीन आ गया, ठीक है ना। जब हमारा प्रोलीन आ जाता है तो तब क्या होने वाला है कि इसको बोलते हैं सिस ट्रांस का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो हमारा होने वाला है 1:4, ठीक है ना। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो दोबारा नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो कि देखो आपका सिस और ट्रांस 1:4 रेशो कब आएगा, जब आपका CONH होगा एक आपका, या तो इसके इधर की साइड में या फिर आपका इधर की साइड में प्रोलीन अगर आ गया, ठीक है ना, कोई सी भी साइड में आ जाए एक साइड में तो अब आपका रेशो 1:4 होने वाला है। बट वहीं पर अगर आपका CONH किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड में अगर उसके दोनों साइड में, यानी कि मान लो आपका CONH इसके दोनों साइड में हमारा कोई सा भी ग्रुप आ जाए, यहाँ पर ऐसा A आ गया, यहाँ पर T आ गया, तो तब ये कहलाएगा जब जो तो तब इसका रेशो हमारा होने वाला है 1:1000, ठीक है। तो इस बात को आप मत भूलना, ये क्वेश्चन एजिट आ चुका आपका, ठीक है, सॉरी। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और देख लेते हैं। तो देखो अब प्रोटीन में हमने क्या क्या देख लिया कि हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देख ली है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आती है, उसमें अल्फा हेलिक्स, देन बीटा शीट्स, टर्न लूप आ जाते हैं। क्या होता है हम आगे बात करने वाले हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। तो अब हम चलेंगे रामचंद्रन प्लॉट पे। मैंने आपको बता दिया पॉलीपेप्टाइड किसको बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, टॉर्जन एंगल कहाँ पर होता है। अगर आपकी समझ में इतना आया है तभी आप रामचंद्रन प्लॉट पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पता पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, टॉर्जन एंगल किसको बोलते हैं, तो लेक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहीं पर बता देता हूँ थोड़ा सा कि देखो जो आपका पॉलीपेप्टाइड होता है वो काफ़ी सारे पेप्टाइड मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चैन बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि दो अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से मिलकर के बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसको एमाइड बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। टॉर्जन एंगल क्या होता है कि इन एंगल में जो आपका अमाइनो एसिड होते हैं, अब जब आप एक अमाइनो एसिड को बाहर से खोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा कार्बन, हाइड्रोजन, इसके साथ एक तरफ होता है आपका NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप, ठीक है, और दूसरी साइड में आपका होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। दूसरी साइड में क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर क्या होता है, इस सी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड है, या फिर इससे जो दूसरा जो एंगल है इस सी और इस सी के बीच में कौन सा एंगल है, या फिर इससे दूसरा कोई भी आपका मोले जो आपका अमाइनो एसिड है वो आकर के जुड़ेगा, उसके बीच में क्या एंगल बनेगा। तो इन एंगल को ही आपका टॉर्जन एंगल बोला जाता है। साई, फाई, ओमेगा, काई, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। सारा का सारा बेसिक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो हम अब दोबारा से बोर्ड पर चलेंगे, वहाँ पर हम रामाचंद्रन प्लॉट को 1 बाय 1 समझने वाले हैं गाइज। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहीं पर सम अप करता हूँ। जो रामाचंद्रन के जो PDF नोट्स हैं मैं आपको PDF के थ्रू ही प्रोवाइड करा दूँगा। पहले उसको समझो, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं बोर्ड पर।